Welcome all my dear student to lecture number 3 of electric charges and fields। तो ये जो लेक्चर है हमारा MCQ बेस्ड लेक्चर है। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 के खत्म होते वक्त बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर सिर्फ MCQ का होगा। तो इस लेक्चर में मैं मैक्सिमम MCQ सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आपको कंसेप्ट देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो बोर्ड पर 5 MCQ लिखे हुए हैं। मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मुझे स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। मैक्सिमम बोर्ड को यूटिलाइज करने के लिए मैंने ऐसा किया है, ऊपर न्यूमेरिकल ओरिएंटेड एमसीक्यू है, नीचे थ्योरेटिकल है। ठीक है ना, तो आप पॉज करके पहले इसको ट्राई करो, बाद में मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। ओके, हम ट्राई करेंगे इस लेक्चर में लगभग 50 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं, कोशिश करते हैं। ओके, ट्राई कर लिया आपने, आई होप आपने सॉल्व किया। देखो ये एनसीईआरटी के एमसीक्यूज हैं। क्या बोल रहा है, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज कैलकुलेटेड बाय, इसका आंसर है मिलीकन। अब एक चीज याद रखो, इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, बट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज कैलकुलेटेड बाय फेमस एक्सपेरिमेंट कॉल्ड मिलीकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलीकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में क्या कैलकुलेट हुआ था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो क्या इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मिलीकन ने डिस्कवर किया? बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट जे थॉमसन, बट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज कैलकुलेटेड बाय मिलीकन। तो मिलीकन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट में एक्वायर अ चार्ज। तो आपको एमसीक्यू में क्या करना होता है बेटा, मोस्ट अप्रोप्रिएट, ज्यादा एक्यूरेट आंसर लिखना होता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट में एक्वायर चार्ज बाय, तो ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे किया जा सकता है, हीटिंग, इलेक्ट्रिक फोर्स, शेकिंग या रबिंग। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है रबिंग। रबिंग, फ्रिक्शन से हम ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। जब हम दो बॉडीज को एक दूसरे के ऊपर घिसेंगे तो उन दोनों के बीच में हीट जनरेट होगी, जिस हीट की वजह से एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी पे चले जाते हैं। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है, मान लो मैंने एक ग्लास का रॉड लिया, उसको सिल्क क्लॉथ पे रब किया, तो ग्लास के ऊपर के कुछ इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे, सिल्क पे, तो ग्लास पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और सिल्क पे निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने क्या किया, उलन का क्लॉथ लिया, उलन का, अब उलन के क्लॉथ को अगर मैं अंबर रॉड से, अंबर इज अ मटेरियल, उससे रब किया तो क्या होगा, उलन क्लॉथ के इलेक्ट्रॉन अंबर रॉड पे चले जाएंगे, तो अंबर विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज, उलन विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। या फिर आप कॉम का एग्जांपल ले लो, ड्राई हेयर के ऊपर अगर आप कॉम घसोगे, कंगवा घसोगे, तो क्या होगा, ड्राई हेयर से इलेक्ट्रॉन कॉम पे चले जाएंगे, तो कॉम विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज एंड ड्राई हेयर विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। ऐसे फोर्थ एग्जांपल मैंने आपको दिया था कैट स्किन का, कैट स्किन के ऊपर अगर आपने एबोनाइट रॉड रब किया, एबोनाइट इज आगे ना मटेरियल लाइक प्लास्टिक, ओके, तो एबोनाइट रॉड अगर रब किया हमने, तो कैट के स्किन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे, एबोनाइट के रॉड पे, तो एबोनाइट रॉड विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज एंड कैट स्किन विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, तो इतनी चीजें आपको अच्छे से पढ़ लेनी होगी। ओके, तो ये दो एमसीक्यू हो गए। सो दीज आर द वेरी सिंपल एंड थ्योरेटिकल एमसीक्यू। तो इसमें क्या सीखा हमने, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी भले ही जे थॉमसन ने किया, लेकिन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज कैलकुलेटेड बाय अ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट, मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो किसने डिस्कवर किया था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसने कैलकुलेट किया था, मिलीकन ने कैलकुलेट किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा सॉल्व करेंगे, चलो ये सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू नंबर 3। ठीक है, देखो क्या आपने ट्राई किया था, इसको बताओ, इसका आंसर आपने किया था। देखो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं, आराम से समझना, और बहुत स्लो समझाऊंगा मैं। ठीक है, ठीक है, देखो अभी क्या बोल रहा है, फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर हैविंग सेम चार्ज, मतलब ये दो स्फेरिकल स्फीयर है जिनके ऊपर सेम चार्ज है, Q एंड Q, ओके, इज F। तो मान लेते हैं सेम डिस्टेंस पे है, दोनों चार्ज सेम डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इनके बीच का फोर्स कितना है बेटा, F। ओके, अब क्या किया, इफ 50% चार्ज ट्रांसफर टू अनदर चार्ज, तो एक चार्ज का 50% चार्ज दूसरे चार्ज को अगर हमने ट्रांसफर कर दिया तो न्यू फोर्स कितना होगा। तो पहले F कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लेते हैं ये डिस्टेंस स्मॉल r है, तो F कितना होगा, वी नो द कूलोम्स लॉ, F इज इक्वल टू K, पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो आंसर आया KQ² बाय R²। ये शुरुआत में ऐसे फोर्स था, तो हमने क्या किया, इस चार्ज का 50% चार्ज इसको दे दिया। 50% कितना होता है, आधा आधा,
तो इसका अगर आधा आधा मैंने किया तो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, इस q को क्या लिख सकता हूं मैं, q/2 प्लस q/2, तो अगेन इट विल बिकम q। तो आधा 50% चार्ज मैंने इसको दे दिया, तो न्यू सिचुएशन क्या हो जाएगी, न्यू सिचुएशन क्या हो जाएगी, यहां बचेगा q/2 चार्ज, और ये q/2 इसमें अगर ऐड कर दोगे तो ये ओरिजिनल वाला q और ये q/2, तो 1 प्लस हाफ कितना होता है, 3/2 q हो जाएगा। And they are again at the same distance small r, so we have to determine the new force in terms of this F। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ का फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू K, पहला चार्ज q/2, दूसरा चार्ज 3/2 q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। वेरी सिंपल। तो इसको अरेंज करेंगे अच्छे से, ये q k q इंटू q स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2 4, साइड में लिख देता हूं मैं 3/4। तो इसके जगह क्या पुट कर सकते हो, k q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, k q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसके जगह रख सकते हैं F। सो द न्यू फोर्स F डैश विल बी 3/4 ऑफ F, 3/4 ऑफ F। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसको एक बार वेरीफाई कर लेता हूं मैं, इसका आंसर सही है या नहीं। आपका आया था बेटा, आपका ये आया था, चेक कर लो एक बार अच्छे से, आना तो चाहिए, एक बार चेक कर लेंगे। कितना है, यस परफेक्ट, 3/4 F, 100% करेक्ट। ठीक है, क्या बोर्ड की सारी चीजें आपको विजिबल है, यस परफेक्ट है, कोई बात नहीं। तो आराम से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। देखो सेकंड वाला तो थ्योरेटिकल है, इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। आया है आपका सेकंड का आंसर, बताओ चलो सेकंड का आंसर क्या है बेटा, क्या होगा सेकंड का आंसर, क्या होगा। देखो, इन नेचर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज इक्वल टू, ये जो है इट इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हमने क्या बोला था, यूनिवर्स के सारे चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट चार्ज होते हैं। एंड व्हाट इज द लीस्ट चार्ज और व्हाट इज द क्वांटा ऑफ चार्ज, क्वांटा ऑफ चार्ज इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज क्वांटाइजेशन कंसेप्ट। Any charge in nature should be या फिर must be integral multiple of fundamental charge, that is charge on electron। ओके, तो any in nature any electric charge always equal to 0 तो नहीं हो सकता, half the integral multiple ये भी गलत है, square the integral multiple ये भी गलत है, integral multiple of least charge। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एनी चार्ज इन नेचर इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। ओके, अब इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस कैन नॉट बी प्रेजेंट ऑन एन ऑयल ड्रॉप ऑफ मिलीकन्स एक्सपेरिमेंट। अभी अभी मैंने आपको बताया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज कैलकुलेटेड बाय मिलीकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया था कि एनी चार्ज इन द यूनिवर्स इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। तो कोई भी चार्ज अगर वो इंटीग्रल मल्टीपल है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के, तो वो एग्जिस्ट कर सकता है। तो चेक करेंगे पहला चार्ज। ओके, तो n इंटीजर आना चाहिए, तो q डिवाइडेड बाय e, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, q डिवाइडेड बाय e। तो यहां पर n अगर इंटीजर आया, इंटीजर मतलब पूरा आना चाहिए, 1 2 3 1.3 2.5 ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इंटीजर अगर आ गया n तो चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, और नहीं आया तो नहीं कर सकता। तो पहला चार्ज क्या है, देखो पहले के लिए फॉर ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे, q बाई ई, q बाई ई कितना आता है, q बाई q कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और e कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये कैंसिल हो गया, ये दोनों का डिवीजन इंटीजर नहीं आ सकता, इंटीजर नहीं आ सकता, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो सीधे ही आंसर मत मार देना, पहले चेक करना दूसरे ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी q बाई ई चेक करो, इसका q कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। कोई फायदा नहीं इसको कैलकुलेट करके भी, इसका भी आंसर इंटीजर नहीं आ सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अब दो नहीं है, मतलब डेफिनेटली आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ देम। इसको भी वेरीफाई कर लेंगे, चलो ऑप्शन नंबर सी को, q बाई ई। ओके, तो 10 इंटू 10 टू दी पावर 90 माइनस 19 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, ये कैंसिल हो गया। इसका डिवीजन कैसे भी कर लो, इंटीजर आ ही नहीं सकता, तो ना तो ये चार्ज यूनिवर्स में रहेगा, ना ही ये रहेगा, ना ही ये रहेगा। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ देम। ये सभी चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज जब हमने चार्ज को उसके फंडामेंटल चार्ज से या उसके क्वांटा से या लीस्ट चार्ज से डिवाइड किया तो इंटीजर नहीं आ रहा है,
तो ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो आंसर होगा ऑल ऑफ देम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस सॉल्व दीज एमसीक्यूज। आपका काम है पहले पॉज करके इसको खुद से ट्राई करो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। ठीक है, आई होप आपने पॉज करके इसको ट्राई किया है। मैं साइड में हो जाता हूं। ओके, चलो ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज इप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये कहां पर आती है? ये आती है कूलोम्स लॉ में। दो चार्ज Q1 एंड Q2 अगर r डिस्टेंस से सेपरेट है तो हम कूलोम्स लॉ कुछ ऐसे लिखते हैं, F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ओके, तो इप्सिलॉन नॉट को इधर ले लो, फोर्स को इधर भेज दो, तो इप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई f Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। इसका ऐसा यूनिट लिखना है मुझे। 1 का कोई यूनिट नहीं होता, 4 और पाई कांस्टेंट है, इसका भी यूनिट नहीं होता। चार्ज का यूनिट होता है कूलोम, दूसरे चार्ज का कूलोम, कूलोम इंटू कूलोम, कूलोम स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का होता है मीटर, उसका स्क्वायर है इसलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसको अगर ऊपर भेज देंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, कूलोम का पावर 2, न्यूटन का पावर -1, मीटर का पावर -2। तो कौन सा आंसर है? कूलोम का पावर 2, न्यूटन का -1, मीटर का -2। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बहुत ही फेवरेट है जो पेपर निकालता है ना, ओके, उनका कई बार ये डायमेंशन एनालिसिस में भी इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन या यूनिट यूज होता है, तो ये आप अच्छे से याद रख लेना। इप्सिलॉन नॉट दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका जो यूनिट होता है वो होता है कूलोम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलोम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द कांस्टेंट के इन कूलोम्स लॉ, अभी हमने कूलोम्स लॉ लिखा था, फिर से लिखो। फोर्स इज 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। तो ये जो होता है ना 1 डिवाइड बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं K। तो ऐसे भी लिखते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। तो क्या बोल रहे हैं? द कांस्टेंट K इन कूलोम्स लॉ डिपेंड्स ऑन, किस फैक्टर पे K डिपेंड करता है? चार्ज पे डिपेंड करता है? नहीं। R पे डिपेंड करता है? नहीं। तो किस पे डिपेंड करता है? इट ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, इट ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम। सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिटी ऑफ चार्ज पे भी डिपेंड नहीं करता, बोथ एंड भी ये दोनों नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो सिस्टम ऑफ यूनिट पे भी नहीं डिपेंड करता, किस पे भी नहीं, इट डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मीडियम। अलग अलग मीडियम के लिए K की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, चलो ये हो गया 11th। अब आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सवाल छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल है। फिर से हम इसमें यूज करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट दैट प्रिंसिपल इज? ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि यूनिवर्स के नेचर के सभी चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज होने चाहिए। मतलब हर चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की। अगर वो निगेटिव है तो ये भी निगेटिव होगा, अगर वो पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन -1 कूलोम। तो चार्ज दिया हुआ है हमें Q इज इक्वल टू -1 कूलोम, हमसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो सिंपल सी चीज है बेटा, Q इज इक्वल टू -NE यूज करो। ओके, तो Q कितना है? -1 कूलोम, माइनस का माइनस, n हमें पता करना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अब यहाँ पर एक बार माइनस यूज करने के बाद यहाँ पर फिर से माइनस मत यूज कर लेना, ये कैंसिल हो गया। तो n क्या हो जाएगा? ये इसको इधर शिफ्ट कर लो, n हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ये -19 ऊपर जाके +19 हो जाएगा, और इसको अगर 1.0 में लिखूंगा तो ये पॉइंट यहाँ चला गया, तो ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 16 और ऊपर हो जाएगा 10⁻⁹। अब 19 में का अगर एक 0 मैं यहाँ पर यूज करूंगा तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻18 और यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 16 1 जा 6, 16 1 जा 1, 16 6 जा 96। तो 6 इंटू 10⁻18 ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। हाँ, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज द परफेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड। अब आ गया थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसको आराम से समझना बेटा, देखो बहुत ही आराम से हल्के से मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा, चीजों को अच्छे से लिखते जाना, समझते जाना, घिसते जाना। ठीक है, चलो देखो,
न्यूमेरिकल नंबर 9 या एमसीक्यू नंबर 9 क्या बोल रहा है? टू इक्वल एंड लाइक चार्जेस, हमें पता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना। तो टू इक्वल एंड लाइक चार्ज व्हेन प्लेस 5 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों इक्वल चार्ज है और लाइक चार्ज है, तो मान लेते हैं ये चार्ज Q है, ये चार्ज Q है, और दोनों को कितने डिस्टेंस पे रखा है? दोनों को डिस्टेंस पे रखा है 5 सेंटीमीटर। ओके, इसको बोलते थे स्मॉल r, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये याद होना चाहिए, सेंटीमीटर और मीटर कन्वर्ट करते वक्त 100 से डिवाइड करो या 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया डिस्टेंस। ये पहला चार्ज, ये दूसरा चार्ज। दिस इज माय चार्ज नंबर 1 एंड दिस इज माय चार्ज नंबर 2, दे आर इक्वल एंड ऑफ लाइक, मतलब ये प्लस होगा तो ये भी प्लस, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे 5 सेंटीमीटर अपार्ट। एक्सपीरियंस अ रिपल्सिव फोर्स ऑफ, मतलब ये दोनों एक दूसरे को दूर ढक लेंगे, एक दूसरे को दूर ढक लेंगे विथ अ फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया गया है, ठीक है, एक दूसरे को दूर ढक लेंगे ये विथ अ फोर्स। क्यों दूर ढक लेंगे? बिकॉज दे आर ऑफ लाइक नेचर, लाइक नेचर के वो, ठीक है ना, एक दूसरे को दूर ढक लेंगे विथ फोर्स F, दैट फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल्स टू 0.144 न्यूटन। कोई बात नहीं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ईच चार्ज इन माइक्रो कूलम्स, ये इंपॉर्टेंट है, चार्ज पता करना है इन माइक्रो कूलम्स। ओके, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज बट इन माइक्रो कूलम, ठीक है। आप ट्राई करोगे पॉज करके, जो भी कंसेप्ट आपको पता है उसको अप्लाई करते जाओ, आंसर आपका 100% आ जाएगा, कोई ना कोई ऑप्शन तो मैच होना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, F इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। F की वैल्यूज पुट करो, 0.144 इज इक्वल टू, इसकी क्या वैल्यू होती है? इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, हमेशा याद रखना। 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, और जब इप्सिलॉन नॉट की यूज करनी होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलोम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू होती है इप्सिलॉन नॉट की, ठीक है। यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट की जरूरत नहीं है तो इसकी वैल्यू हमने रख दी। Q1 कितना है बेटा? Q जो पता करना है। Q2 कितना है? Q जो पता करना है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर मतलब 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, 144 इंटू 10⁻⁻3, चलेगा ना, इसको 10⁻⁻3 ऐसे लिख लिया, इंटू इसका स्क्वायर करके इसको इधर लेके आ जाओ, इधर लेके आ जाओ, 5 का स्क्वायर 25, 10⁻⁻2 इंटू 2 मतलब 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय, इसको शिफ्ट करो इधर, 9 इंटू 10⁻9 इज इक्वल टू, इधर क्या बचा? Q इंटू Q, मतलब इधर बचा Q का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, -3 -4 ये हो गया -7, ये +9 ऊपर जाके -9 हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। यहाँ बचा 144 इंटू यहाँ बचा 25 डिवाइडेड बाय नीचे बचा 9, रहने दे उसको ऐसे, इंटू 10⁻³ और -4 -7, ये +9 ऊपर जाके -9, तो -7 -9 -16, 10⁻⁻16, और राइट साइड में सिर्फ Q स्क्वायर बचा हुआ है, तो सबका स्क्वायर रूट ले लेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। सबका स्क्वायर रूट, ये Q है बेटा, सबका स्क्वायर रूट ले लेंगे। 144 का स्क्वायर रूट 12, 25 का स्क्वायर रूट 5, 9 का स्क्वायर रूट 3, 10⁻⁻16 का स्क्वायर रूट मतलब 10⁻⁻16 का 1/2 पावर, 2 1 = 2, 2 8 = 16, तो ये आ जाएगा 10⁻⁸ और Q स्क्वायर का स्क्वायर रूट Q, ओके। 3 1 = 1, 3 4 = 12, 5 4 = 20, तो आंसर आएगा Q की वैल्यू आई 20 इंटू 10⁻8 कूलोम आया, लेकिन इन्होंने हमें माइक्रो कूलोम में पूछा है, तो माइक्रो मतलब यहाँ पर 10⁻6 लाना पड़ेगा। -6 मतलब इसमें के 2 जीरोस हम यूज करेंगे, 1 2, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 0.2 इंटू 10⁻6 कूलोम, और 10⁻6 कूलोम को मैं लिख सकता हूँ माइक्रो कूलोम, तो हमारा आंसर होगा 0.2। तो ऑप्शन नंबर ए इज परफेक्टली करेक्ट, ठीक है। चलो अच्छे से समझो और नोट करके जाओ, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमने सॉल्व कर दिया, जो भी दिया था उसको यूटिलाइज किया और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, देख लो। 2 balls कैरिंग अ चार्ज 7 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। 2 बॉल्स हैं, एक के ऊपर चार्ज कितना है +7 और दूसरे के ऊपर -5, दोनों माइक्रोकूलम में। अट्रैक्ट ईच अदर विथ फोर्स F, इन दोनों के बीच का फोर्स है F। अट्रैक्ट करेंगे ना, बिकॉज दे आर ऑफ अपोजिट नेचर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इफ -2 माइक्रोकूलम चार्ज एडेड टू बोथ, मतलब न्यू सिचुएशन क्या है, इसमें -2 ऐड करो, +7 -2, इसमें भी -2 ऐड करो, -5 -2, दोनों में -2 ऐड करो, इसमें भी -2, इसमें भी -2। द न्यू फोर्स विल बी, इनके बीच का नया फोर्स क्या होगा, F डैश विल बी। कोई बात नहीं, यहाँ का F देखो, मान लेते हैं ये डिस्टेंस R पे गिवन है, मान लेते हैं। ओके, तो F इज इक्वल टू K, पहला चार्ज 7 इंटू दूसरा चार्ज -5 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये आया -35, 7 5 35 -35 K डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे F डैश फाइंड आउट करेंगे, तो +7 -2 ये हो जाएगा +5, नेट चार्ज हो जाएगा +5 और ये हो जाएगा -7। अब इसका फोर्स पता करते हैं। अब एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो यहाँ पर भी अट्रैक्शन ही होगा। सो F डैश विल बी K, पहला चार्ज 5, दूसरा चार्ज -7 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। मान लेते हैं ये दोनों डिस्टेंस कितने पे, R पे, तो R स्क्वायर। डिस्टेंस के बारे में कुछ दिया नहीं गया तो सेम ही लेना पड़ेगा ना, तो 7 5 -35 K बाय R स्क्वायर। ऑब्जर्व करो दोनों को, दोनों के वैल्यूज कैसे हैं बेटा, सेम है, तो F डैश विल बी इक्वल टू F। तो दोनों के बीच का पहले भी फोर्स F था, अभी भी फोर्स F ही रहेगा। ठीक है, क्या हमेशा ऐसे होगा, नहीं, इस सिचुएशन में ऐसा हुआ है। ठीक है, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। ओके, हमने चेक किया, तो पहले जो फोर्स था F, तो नया चार्ज ऐड करने के बाद भी फोर्स कितना आ गया, F ही आ गया। हमने कैलकुलेट करके उसको वेरीफाई कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं MCQ नंबर 7। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट MCQ है। इसमें आपको मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, एक चार्ज है आपके पास Q, इसको हमने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, Q1 एंड Q2। ओके, ये हो गया मेरा एक पार्ट Q1 और दूसरा पार्ट हो गया Q2। ओके ओके, और दोनों को क्या किया हमने, कुछ डिस्टेंस पे रख दिया एंड दैट डिस्टेंस इज कैपिटल R। ओके, और चार्ज Q एक चार्ज था, इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, Q1 एंड Q2। दिस चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ R। द फोर्स विल बी मैक्सिमम इफ, अब इन दोनों के बीच का फोर्स मैक्सिमम कब होगा, इसकी पहले हम डिटेल मेथड देखेंगे, बाद में इसका शॉर्टकट भी मैं आपको बताऊंगा। तो टोटल चार्ज था हमारे पास Q, इसके अंदर का एक चार्ज हो गया Q1, तो दूसरा चार्ज कितना बचा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, Q2 विल बी Q माइनस Q1। वेरी सिंपल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, Q को डिवाइड किया, एक चार्ज Q1 हो गया, तो दूसरा चार्ज Q माइनस Q1। ओके, तो इनके बीच के जो फोर्स का इक्वेशन आएगा वो आएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू K, पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो इस फोर्स की वैल्यू K पे डिपेंड है क्या, बिल्कुल नहीं, K तो कांस्टेंट है। फोर्स मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा ये K पे डिपेंड नहीं है, ना ही डिस्टेंस पे डिपेंड है, बिकॉज हमने डिस्टेंस एक बार सेलेक्ट कर दिया और उसको फिक्स रख दिया। ये डिपेंड है कि आप इसके फ्रैक्शन कैसे करते हो, इसके पार्ट कैसे करते हो, Q1 कितना लेते हो और Q माइनस Q1 कितना लेते हो। तो इफ F मैक्स करना है आपको, फोर्स क्या करना है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमा पे क्या होता है, dF बाय dQ1 इज इक्वल टू 0। इनका डेरिवेटिव कितना होता है, 0। मैक्सिमा पे डेरिवेटिव कितना होता है, 0। तो dF बाय dQ1 इज इक्वल टू 0, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव लेने के लिए क्या कर दोगे, dF बाय dQ1, तो फोर्स को हम विद रिस्पेक्ट टू Q1 इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसमें K और R स्क्वायर कांस्टेंट है, इधर ले लो K डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, इसको पहले सॉल्व करेंगे। dF बाय
dq1 इज इक्वल टू d/dq1, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, अभी मैंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। q1 इंटू q मतलब q1 माइनस q1 इंटू q1 मतलब q1 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट को आगे लिख लेते हैं, k डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे q कांस्टेंट और q1 का डेरिवेटिव 1 आएगा, माइनस q1 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2q1 आएगा, बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल हम क्या यूज कर रहे हैं, q1, या फिर हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू q1 कर रहे हैं। इसको क्या रखना है, 0 रखना है। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, q माइनस 2q1 इज इक्वल टू 0। इसको इधर रख दो तो क्या हो जाएगा, 2q1 इज इक्वल टू q, तो q1 विल बी q बाय 2। q1 कितना आएगा, q बाय 2। अब ये वैल्यू अगर यहाँ पर रख दोगे तो q माइनस q बाय 2 मतलब कितना आएगा, q बाय 2। तो ये डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो कि एक चार्ज को अगर आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो उन दोनों के बीच का फोर्स मैक्सिमम होने के लिए दोनों को हाफ हाफ कर देना, दोनों को हाफ हाफ कर देना। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इसकी शॉर्टकट मेथड आपको बताता हूं, या आप लिख लो आप फॉर्मेलिटी के लिए, बहुत ही सिंपल सी मेथड है। देखो देखो, ये फोर्स मैक्सिमम करना है हमें, वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस फोर्स। तो मैक्सिमम करने के लिए ये जो आंसर है ये मैक्सिमम आना चाहिए। तो ये फोर्स k पे डिपेंड कर रहा है, r स्क्वायर पे डिपेंड करना है, और ये फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब मैक्सिमम होगा तब ये फोर्स मैक्सिमम होगा। दो फ्रैक्शन का या दो टुकड़ों का मल्टीप्लिकेशन जब मैक्सिमम होगा तब ये फोर्स मैक्सिमम होगा। तो किसी, मान लो आपके पास एक नंबर है, व्हाट दैट नंबर इज, मान लो दैट नंबर इज 10। अब इस 10 को ऐसे ब्रेक करना है कि इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम आना चाहिए। ओके, या फिर छोटा सा नंबर ले लेते, चलो 10 ले लेते। तो पहला क्या होगा 9, दूसरा क्या होगा 1, 9 इंटू 1 9, दूसरा क्या होगा, अब और दूसरा तो कैसे ब्रेक करते हैं, एक तो हम 9 और 1 ले सकते हैं, 8 और 2 ले सकते हैं, इनका प्रोडक्ट कितना है 16। तीसरा 7 और 3 ले सकते हैं 21, चौथा 6 और 4 ले सकते हैं 24, पांचवा 5 और 5 ले सकते हैं 25, छठा 4 और 6, वो तो आ गया ना 6 और 4। तो एक नंबर को अगर आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे और आपको क्या चाहिए, उसका मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम आना चाहिए, तो उसको आप इक्वली डिवाइड कर दो, तभी उसका मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम आएगा। देखो ना, एक नंबर था हमारे पास 10, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं। पहला डिवीजन कैसे किया, पहला एक टुकड़ा हमने 9 किया, दूसरा 1 किया, तो मल्टीप्लिकेशन 9 आया। 8 और 2 किया तो 16 आया, 7 और 3 किया तो 21 आया, 6 और 4 किया तो 24 आया। लेकिन हाफ हाफ अगर कर दिया 5 और 5 तो मैक्सिमम है। इन सब में 25 इज अ मैक्सिमम। तो किसी नंबर को आपको डिवाइड करना है और आपको चाहिए उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम आए, तो उसको हाफ हाफ डिवाइड कर देना। तो चार्ज को आपने हाफ हाफ डिवाइड कर दिया तो उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा और फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो क्यू चार्ज के ऐसे कौन से पार्ट करोगे, हाफ हाफ पार्ट कर दोगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट मेथड और डिटेल मेथड दोनों ही आपको मैंने बता दी। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक था कि किसी नंबर को आपको डिवाइड करना है और आपको क्या चाहिए, उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम आना चाहिए, उन दो टुकड़ों का प्रोडक्ट मैक्सिमम आना चाहिए। तो आप सिंपली उसको क्या कर दो, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, और तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप वो मेथड यूज कर लो वाली मैक्सिमम मिनिमम वाली। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या बोलता है देखो, इफ टू चार्जेस 4q एंड q आर प्लेस एट अ डिस्टेंस l। ठीक है, एक चार्ज है 4q और दूसरा चार्ज है q, दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस l फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से l डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। थर्ड चार्ज q इज प्लेस इन द मिडल ऑफ देम, तो तीसरा चार्ज इन दोनों के बीच में रख दिया हमने Q। ओके, प्लेस इन द मिडल ऑफ देम। इफ नेट फोर्स ऑन Q1 इज 0, तो Q1 के ऊपर का नेट फोर्स हमें कितना चाहिए, 0 चाहिए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। ऐसा करने के लिए Q की क्या वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले हम Q का साइन डिसाइड करते हैं, साइन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। मान लो अब ये जो चार्ज है Q, इसके ऊपर का फोर्स हमें 0 करना है, नेट फोर्स हमें 0 करना है। तो इस चार्ज के ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, एक तो ये वाला चार्ज, दूसरा ये वाला चार्ज। तो ये
4q है, ये q है, दोनों का साइन सेम है। हमारे पास ऑप्शन क्या है, इसका साइन हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इनका साइन हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये 4q क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा विथ सम फोर्स F, and that force is given by F is equal to K, पहला चार्ज 4q, दूसरा चार्ज q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर L स्क्वायर। ये चार्ज इसको इतने फोर्स से उधर ढकेलेगा। तो डेफिनेटली अगर इसको कैंसिल करवाना है तो ये चार्ज का निगेटिव होना जरूरी है। अब इस चार्ज ने इस पर इतना ही फोर्स अगर इधर लगा दिया तो हमारा काम हो गया, वेरी सिंपल। तो ये चार्ज इस पर जो फोर्स लगाएगा F डैश, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, सिंपल। हमें क्या है, हमें दो चार्ज गिवन है, एक 4q और दूसरा q, ओके, दोनों सेम साइन के हैं, तो डेफिनेटली ये 4q इस q को रिपेल करेगा। और हमें क्या कहा गया है कि एक थर्ड चार्ज q इसके मिडल में हमने रख दिया, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/2। तो ये चार्ज इसके ऊपर जितना फोर्स उधर लगाएगा उतना ही फोर्स इस चार्ज ने इसके ऊपर इधर लगाना चाहिए। तो पहले तो ये चार्ज निगेटिव होना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज ये चार्ज निगेटिव होगा तभी तो ये इधर फोर्स लगाएगा। मान लो ये चार्ज निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, ये भी चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। तो सेम डायरेक्शन के वेक्टर को ऐड करोगे तो जीरो आ ही नहीं सकता। तो होना क्या चाहिए, ये चार्ज इसको इधर ढकल रहा है इतने फोर्स से, तो इस वाले चार्ज ने इस चार्ज को इधर अट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये चार्ज निगेटिव आएगा, ये याद रख लो। तो इतने यहां से हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि इसका आंसर निगेटिव होगा। अब मैग्नीट्यूड पता कर दें, कैसे पता करोगे, तो ये फोर्स और ये फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड कैसे होगा, सेम होगा। तो F डैश विल बी इक्वल टू F। तो F डैश क्या होगा, इन दोनों के बीच का फोर्स। कैसे पता करोगे, K कूलम्ब्स लॉ से, K पहला चार्ज Q, अब इसका आंसर निगेटिव आने वाला है हमें पता है, पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज स्मॉल q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब डिस्टेंस L नहीं है बेटा, टोटल डिस्टेंस L है, तो इसके मिड पॉइंट पे Q रखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, L/2, यहाँ पे लिखा है मैंने L/2, KQQ डिवाइडेड बाय L/2 होल स्क्वायर इज इक्वल। और F कितना है, F क्या है, ये वाला चार्ज इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो, और वो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है, that will be K into 4 into Q divided by L square। तो क्या क्या कैंसिल होगा, एक Q कैंसिल हो गया, K कैंसिल हो गया, यहाँ बचा ये Q, ये क्या हो जाएगा L square by 4 is equal to, यहाँ क्या बचा 4 into Q divided by L square। तो L square से L square कैंसिल, ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 into कैपिटल Q, 4 into स्मॉल q, तो 4 कैंसिल। तो q इज इक्वल टू q, तो क्या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, नहीं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं हो सकता। हमने पहले लॉजिकली पता किया था कि चार्ज निगेटिव होना चाहिए, तो k इज इक्वल टू q बट विथ अपोजिट साइन, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। सर क्यों माइनस, बिकॉज मान लो अगर ये q होता, तो सिचुएशन क्या होती, ये वाला चार्ज है हमारा q, ये वाला चार्ज है हमारा q, ये वाला चार्ज है हमारा 4q। मान लो ये तीनों पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव तो गिवन है, ये इसका ही ऑप्शन ना पर, ये पॉजिटिव है, तो ये 4q इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये प्लस प्लस ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, दोनों रिपेल करेंगे तो उसका रिजल्टेंट जीरो तो आ ही नहीं सकता ना। तो डेफिनेटली ये क्या होना चाहिए, -q। तो मान लो अब ये 4q है, ये -q है, ये +q है, तो ये 4q इसको रिपेल करेगा और ये -q इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों इक्वल हो गए, तो नेट क्या हो जाएगा, 0। अब आप बोलोगे सर ये 4q और ये -q, ये दोनों फोर्स बैलेंस कैसे हो सकते हैं। देखो ना, इस वाले चार्ज से भले ही ये चार्ज ज्यादा है, लेकिन दूर भी तो है ना, भले ही ये चार्ज कम है लेकिन ये नजदीक है, ठीक है। तो दोनों इक्वल फोर्स डालेंगे और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वो ही सिचुएशन हमने यूज करके आंसर को पता किया। तो ऑप्शन नंबर बी इज 100% करेक्ट। चलो नोट करो। सो दीज आर द सम फैंटास्टिक एमसीक्यूज। अभी आप सॉल्व करके देखिए प्लीज, देखिए 13, 14, 15, 16 और 17, ठीक है। पॉज करके पहले आप इसको ट्राई करो, इसीलिए मैं साइड हो गया हूं। चलो, तो मैं आप पे भरोसा करता हूं
और मैं सोचता हूं कि आपने पॉज करके इसको सॉल्व किया होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 17 पहले सॉल्व करता हूं मैं। क्या बोल रहा है, फॉर द फॉलोइंग क्लॉक विथ ओनली आवर हैंड, इसमें सिर्फ आवर हैंड है, नेट फोर्स शोज टाइम ऑफ, नेट फोर्स कहां पॉइंट होगा ऐसे पूछ रहा है। तो इस क्लॉक में क्या किया है, एक प्लस क्यू चार्ज यहां पर है, प्लस क्यू यहां पर है, माइनस क्यू यहां पर है, माइनस क्यू यहां पर है। तो नेट फोर्स या फिर नेट फोर्स यहां पर होना चाहिए ऑन क्यू नॉट, ये इंपॉर्टेंट है, ऑन क्यू नॉट। क्यू नॉट के ऊपर जो नेट फोर्स है उसकी डायरेक्शन किधर पॉइंट करेगी, टाइम यहां पर दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल है। देखो ये जो प्लस क्यू है इस क्यू नॉट को रिपेल करेगा, बिकॉज ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये प्लस क्यू नॉट इस क्यू नॉट को रिपेल करेगा इधर। सर इधर ही क्यों रिपेल करेगा, बिकॉज कूलोम्ब्स फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज। तो ये चार्ज इसको इधर ढकेलेगा, ये चार्ज इसको इधर ढकेलेगा। अब ये माइनस क्यू क्या करेगा, इस क्यू नॉट को अट्रैक्ट करेगा। क्यों सर, बिकॉज माइनस और प्लस में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो ये टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस क्यू होता है, और ये माइनस क्यू इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये दो फोर्स और ये दो फोर्स, इन सब का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। तो मान लो इधर नेट फोर्स F आया तो इधर भी नेट फोर्स कितना आएगा, F आएगा। तो दो फोर्स अगर 90 डिग्री पे इक्वल मैग्नीट्यूड के रखे हुए होंगे तो उनका जो रिजल्टेंट है वो बीच में आ जाता है। तो ये चारों फोर्स का नेट फोर्स इधर आएगा, कितने एंगल से, 45 डिग्री के एंगल से। तो 9 और सॉरी ये कितने 6 बज रहे हैं, 6 और 9 के बीच में 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9। तो ये 1 घंटा, ये 1 घंटा, ये आधा और ये आधा, तो बीच में आ जाएगा। ये 7:30 को पॉइंट करेगा, 7:30 को। सिंपल सी एनालॉजी है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इस सिस्टम का नेट फोर्स किधर होगा, इधर होगा, और वहां पर कितने बजेंगे, दोनों के बीच में 6 घंटे का आधा, सॉरी 1, 2, 3 घंटे का आधा मतलब 1.5 घंटा। तो 6 से आगे 1.5 घंटा मतलब 7:30 बजे के डायरेक्शन में वो पॉइंट करेगा। समझ में आपको, ये प्लस क्यू चार्ज इसको इधर ढकेलेगा, ये प्लस क्यू इसको नीचे ढकेलेगा, ये माइनस क्यू अपनी तरफ खींचेगा, ये माइनस क्यू अपनी तरफ खींचेगा। ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड और ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका रिजल्टेंट बीच में आ जाएगा। 1, 2, 3 घंटे का आधा होता है 1.5 घंटा, तो यहाँ पर पॉइंट करेगा तो टाइम होगा 7:30। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ 17th question. Okay, now let us quickly jump to question number 16. ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे MCQ नंबर 16। समझो, आराम से समझो। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, देखो 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस एट अ डिस्टेंस r in air। ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज प्लेस एट अ डिस्टेंस r इन एयर। मान लेते हैं ये Q1 है, ये Q2 है, कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, r डिस्टेंस पे, और यहाँ पे क्या है, एयर है, एयर है मतलब इसकी परमिटिविटी होगी इप्सिलॉन नॉट। दे एक्सर्ट अ फोर्स, ओके सॉरी, दे एक्सर्ट अ फोर्स F। कितना फोर्स है इन दोनों के बीच में, F। तो F का मैग्नीट्यूड हम पता कर लेंगे, F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square। ठीक है, अब the distance at which they exert the same force when placed in a medium। अब इनको कहां पर रखा है, मीडियम में, दूसरे मीडियम में, दूसरे मीडियम में रखा है, दूसरे मीडियम में रखा है, मीडियम में, मीडियम में, और अलग डिस्टेंस पे रखा है, कुछ अलग डिस्टेंस है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है R1। ओके, और चार्ज वही है Q1 और Q2, लेकिन अलग मीडियम पे, अलग डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ओके, तो मीडियम की जो परमिटिविटी आएगी, मीडियम की जो परमिटिविटी आएगी वो कितनी आएगी, इप्सिलॉन नॉट के, इप्सिलॉन नॉट के। परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इप्सिलॉन नॉट के। अब ये कंसेप्ट मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बहुत अच्छे से समझाया है। तो एयर की परमिटिविटी हमेशा याद रखना कितनी होती है, इप्सिलॉन नॉट, और मीडियम की परमिटिविटी कितनी होती है, इप्सिलॉन नॉट टाइम्स के, इप्सिलॉन टाइम्स के। के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस एट विच दे एक्सर्ट द सेम फोर्स। तो इनको जब हवा में थे तो उनके बीच का फोर्स था F,
तो अदर मीडियम में जाने के बाद फोर्स बदल जाएगा अगर डिस्टेंस वही होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस डिस्टेंस को ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं कि जितना फोर्स एयर में था उतना ही फोर्स यहीं पर होना चाहिए, उतना ही फोर्स यहीं पर होना चाहिए। तो न्यू डिस्टेंस कितना होगा, तो F इज इक्वल टू यहाँ का फोर्स कितना होगा, मान लो न्यू डिस्टेंस R1 है तो यहाँ का फोर्स कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट के, बिकॉज मीडियम में जब आएगा तो उसकी जो परमिटिविटी है वो कितनी हो जाएगी इप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर। सिंपल, क्या बोल रहा है, दो चार्ज को जब एयर में रखा तो इनके बीच का फोर्स F है, उनको दूसरे मीडियम में शिफ्ट किया, कुछ अलग डिस्टेंस पे ऐसे रखा कि फोर्स F ही रहना चाहिए, तो वो जो अलग डिस्टेंस है वो आपको डिटरमाइन करना है। तो सिंपली क्या करो, आप इनको इक्वेट कर दो, इक्वेट कर दो, क्या हो जाएगा, जब इनको आप इक्वेट कर दोगे तो Q1 Q2 Q1 Q2, उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा K R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू K R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर रूट ऑफ K R1 इज इक्वल टू R, तो इसको इधर शिफ्ट कर लो, तो R1 नया डिस्टेंस क्या आ जाएगा, R1 इज इक्वल टू R बाय रूट के, R बाय रूट के, तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। कंसेप्ट समझ में आया। दो चार्ज जब एयर में रखे हुए थे तो उन दोनों के बीच का फोर्स था F, अब उन दोनों चार्ज को हमने शिफ्ट किया दूसरे मीडियम में, डिस्टेंस का चेंज करना अलाउड है लेकिन दोनों के बीच का फोर्स उतना ही होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, दूसरे मीडियम में कम डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, रूट के टाइप्स कम डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज टू चार्जेस हैज मैक्सिमम फोर्स इन एयर, टू चार्जेस हैज मैक्सिमम फोर्स इन एयर, तो कोई दूसरे मीडियम में अगर आप शिफ्ट करोगे तो उनके बीच का फोर्स कम हो जाएगा, लेकिन हमें कम होने देना है क्या, नहीं, उतना ही रखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम डिस्टेंस पे उन दोनों चार्ज को रखना पड़ेगा ताकि पहले वाला फोर्स और बाद वाला फोर्स कैसे हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, तो डिस्टेंस कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली दोनों के बीच का फोर्स बढ़ जाएगा। ओके, अब ये देखो 15, न्यूमेरिकल नंबर 15 या एमसीक्यू नंबर 15, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। क्या बोल रहा है, What equal charges should be placed on Earth and Moon to neutralize the gravitational force of attraction between them? बहुत इंटरेस्टिंग। मान लो ये है हमारा अर्थ, समझो अच्छे से समझो, कंसेप्ट पकड़ो, अर्थ और ये है मून, ये क्या है, मून। ओके, अर्थ का मास कितना है, अर्थ का मास है 10 टू द पावर 25 किलोग्राम और मून का मास है 10 टू द पावर 23 किलोग्राम। तो इन दोनों के बीच में मास के वजह से एक फंडामेंटल फोर्स आएगा, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इस ग्रेविटेशनल फोर्स से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब अट्रैक्शन के वजह से ये मून जो है अर्थ के सराउंडिंग में गोल घूमता है, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि मान लो हमने इस पर कुछ चार्ज रखा +Q और उतना ही चार्ज यहां पर रखा +Q, तो ये चार्ज और ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो पूछ रहे हैं कि कितना चार्ज रखने पर ये जो कूलोम्ब्स फोर्स है जो कि मून और अर्थ को रिपेल कर रहा है बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन दैट चार्जेस, ये और ये फोर्स क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। आपको कैसे लगा सर बैलेंस हो जाए, बोल रहा है ना, देखो व्हाट इक्वल चार्जेस इक्वल, मतलब -Q भी रख सकते हो, माइनस माइनस होगा तो भी रिपेल करेगा। व्हाट इक्वल चार्जेस शुड बी प्लेस ऑन द अर्थ एंड मून टू न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज मतलब ये अट्रैक्शन का इफेक्ट खत्म करना है। मान लो ये एक 1000 न्यूटन है तो रिपल्शन भी कितना लाना है हमें, 1000 न्यूटन। तो कौन से चार्जेस रखने पड़ेंगे कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये रिपल्सिव फोर्स से बैलेंस होके दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको FG मानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कूलोम्ब्स फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा, G अर्थ का मास मून का मास डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू कूलोम्ब्स फोर्स क्या आएगा, K इस पे का चार्ज Q, इस पे का चार्ज Q, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय D स्क्वायर। वेरी सिंपल। तो सर चार्ज इक्वल क्यों लिया आपने, ऐसे बोला है ना उन्होंने, व्हाट इक्वल चार्ज, दोनों पे इक्वल चार्ज रखना है और चार्ज रखने पर अर्थ और मून एक दूसरे को कूलोम्ब्स फोर्स से रिपेल करने लगेंगे। तो इतना रिपेल कर दें कि ग्रेविटेशनल फोर्स उससे बैलेंस हो जाए। तो ये फोर्स इधर है, ग्रेविटेशनल फोर्स इधर है, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स होगा तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो ये D स्क्वायर इस D स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो हमें पता करना है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज, तो Q इंटू Q क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर। सो Q स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐसे कर देता हूं मैं, Q स्क्वायर इज इक्वल टू G की वैल्यू कितनी होती है
6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू मास ऑफ अर्थ कितना है, अर्थ का मास है 10 टू द पावर 25 इंटू मून का मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय ये जो k था आपका k मल्टीप्लिकेशन का k इधर आके डिवीजन में हो जाएगा k। ठीक है, कोई बात नहीं, ये k इधर आ गया और q इंटू क्यू क्या होगा q स्क्वायर। तो पावर सॉल्व कर लेंगे पहले। तो 25 में से 11 गए, कितने बचे, 25 में से 11 गए 14 बचे, कितने बचे 14 और 23 तो 20 30 34 35 36 37 37 बचे। तो ऊपर क्या बच जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर 37 ना, परफेक्ट ना। देखो 23 में से 11 गए, 11 22 12 और 25 37, राइट 37 बचे। डिवाइडेड बाय के की वैल्यू क्या होती है, के क्या होता है, के होता है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो प्लस 9 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28। ऊपर क्या बचा 6.67 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 28। ये प्लस 9 ऊपर जाके -9, 37 में से 9 चले गए तो बच जाते हैं 28। तो 28 तो हम क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर की वैल्यू इतनी आई ना, तो इसके अंदर के 2 0 यूटिलाइज करेंगे, ये हो जाएगा 667 इंटू 10 टू द पावर 26 डिवाइडेड बाय 9। 9 1 9 से 4 9 7 63, 3 बचे 9 चौक 36, 9 चौक 36 तो कितना बचा 1 बचा, 9 चौक 36 9 1 9। ठीक है, तो क्या हो गया क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 74.1 इंटू 10 टू द पावर 26। तो क्यू क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट, तो 10 टू द पावर 26 का अंडर रूट हो जाएगा 10 टू द पावर 13, 2 1 2 ओके 10 टू द पावर 13। और 74 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 8 से, देखो 64 का स्क्वायर रूट 64 का 8 होता है, 8 से थोड़ा सा बड़ा, मतलब 8 से थोड़ा सा बड़ा मतलब 8.3 ले सकते हो, या चलो ठीक है 8.3 8.6 भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, लगभग लेकिन पावर भी मैच करना पड़ेगा ना। तो पावर आया 10 टू द पावर 13 और कुलोम, तो 8 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर 13, 10 टू द पावर 13। ठीक है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। तो 8.3 इंटू 10 टू द पावर 13 विल बी द राइट आंसर। तो अगर आप अर्थ पे और मून पे इतना चार्ज, सिमिलर चार्ज डाल दोगे तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स था रिपल्सिव फोर्स से बैलेंस हो जाएगा। और इसका इफेक्ट क्या होगा, अभी आपने इस चैप्टर का पार्ट नहीं, फिर भी क्या होगा, मून घूमना बंद कर देगा सराउंडिंग द अर्थ और टेंजेंशियली भाग जाएगा, ठीक है। तो इतना चार्ज अगर आप रख दोगे तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन अर्थ एंड मून वो बैलेंस हो जाएगा विथ रिपल्सिव फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिटवीन दैट 2 चार्जेस जो कि आपने रखे हैं। समझ में आया, ठीक है ओके। तो दीज आर द सम वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स फॉर योर नीट एंड जेईई सिलेबस। ओके, अब ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, इक्विलिब्रियम ऑफ 3 चार्जेस। अब ये जो इसकी जो थ्योरी है वो थ्योरी मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बहुत ही डिटेल में विद प्रूफ आपको समझाई है। यहाँ पर सिर्फ आपके लिए मैं फिर से एक बार फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूँ और डायरेक्ट फिर ये 2 न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। मान लो आपके पास 2 चार्जेस हैं, एक है Q1 और दूसरा है Q2 और दोनों सिमिलर हैं, दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है। तो इन दोनों के बीच में एक चार्ज हम जब रखेंगे Q0 और इसके ऊपर का फोर्स कितना आना चाहिए 0, कितना आना चाहिए 0। इसके लिए सिचुएशन क्या है, मान लो Q1 इज लेस देन Q2, तो छोटे चार्ज से इसका डिस्टेंस x, इसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला है, मान लो टोटल डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस कितना होता है कैपिटल L। तो छोटे चार्ज से जो डिस्टेंस होता है x, जहां पर नेट फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, वो होता है x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2 इंटू कैपिटल L। ये फॉर्मूला होता है। ओके, यहाँ पर एक चीज नोट करना, Q1 छोटा चार्ज होना चाहिए, Q1 हमेशा छोटा चार्ज रहेगा
और यक्स हमेशा छोटे चार्ज का डिस्टेंस होगा। और दोनों चार्ज अगर सिमिलर पोलैरिटी के होंगे तो हम तीसरा चार्ज दोनों के बीच में ही रखेंगे। बीच में ही क्यों रखेंगे? ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा और ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, तो ये दो फोर्स बैलेंस हो सकते हैं। तो दोनों सेम पोलैरिटी के चार्ज हैं, तो दोनों के बीच में कहां पर ऐसा तीसरा चार्ज रखा जाए, वो कौन से भी पोलैरिटी का हो सकता है, वहां पर नेट फोर्स जीरो होगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है यक्स डिस्टेंस पे, छोटे चार्ज से यक्स डिस्टेंस पे अगर आप क्यू नॉट रखोगे तो वहां का नेट फोर्स जीरो होगा। और वो एक्स डिस्टेंस का फॉर्मूला है √Q1 डिवाइडेड बाय √Q1 प्लस √Q2 इंटू L। L इज डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। और ये जो x है, x क्या है? छोटे चार्ज से उसका डिस्टेंस, छोटे चार्ज से उसका डिस्टेंस। अब आप बोलोगे मान लो सर दोनों चार्ज अगर अलग अलग पोलैरिटी के होंगे तो अब क्या करोगे? तो हम ऐसा कंसीडर करके चलते हैं कि Q1 छोटा चार्ज है और Q2 बड़ा चार्ज है विद अपोजिट पोलैरिटीज। तो अगर ये फॉर्मूला यूज करने जाएंगे, मान लो यहां पर एक चार्ज रखा हमने Q0, तो होगा क्या? ये प्लस क्या करेगा? इसको दूर ढक लेगा, रिपेल करेगा, और ये माइनस क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों फोर्स की डायरेक्शन एक ही हो जाएगी, तो इसके ऊपर का नेट फोर्स जीरो नहीं आ सकता, नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? छोटे चार्ज से लेफ्ट की तरफ, छोटे चार्ज से लेफ्ट की तरफ, या फिर दोनों के बीच में न रखकर उसके बाजू में अगर आप चार्ज Q0 रखोगे तो होगा क्या? ये प्लस Q0 इस चार्ज को रिपेल करेगा और ये माइनस Q2 इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो ये दोनों फोर्स अपोजिट हो गए। अब यहां पर नेट फोर्स जीरो हो सकता है। तो छोटे चार्ज से इसकी जो दूरी होगी वो यक्स मान ले अगर हम, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो यल मान ले अगर, तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है x इज इक्वल टू √Q1, ओके, √Q1 डिवाइडेड बाय √Q2 माइनस √Q1 इंटू L। और यहां भी याद रखना Q1 छोटा चार्ज है, छोटा चार्ज Q1 क्या होना चाहिए? छोटा चार्ज। यहां पे तो नहीं रख सकते बिकॉज ये Q1 इसको रिपेल करेगा, ये माइनस Q2 इसको अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, तो यहां पर नेट फोर्स जीरो हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे? दोनों चार्ज के आउटसाइड में चार्ज को रोक देंगे, लेकिन छोटे चार्ज से इसका जो डिस्टेंस है वो x मान के चलेंगे, तो ये उसका शॉर्टकट फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप ये नोट करो, हो गया? चलो ठीक है। अब आप ये दो MCQ आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्या बोल रहे हैं MCQ? देख लो एक बार। अब MCQ नंबर 13 हम सॉल्व करेंगे। टू चार्जेस आर प्लेस एज शोन इन फिगर, ओके। एक चार्ज है हमारे पास, वो है 9e, e क्या होता है? फंडामेंटल चार्ज। और दूसरा चार्ज है हमारे पास 16e। रिमेन एट रेस्ट, थर्ड वेयर शुड प्लेस द थर्ड चार्ज। दोनों सिमिलर नेचर के हैं, दोनों सिमिलर, दोनों पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव है मतलब बीच में रख सकते हो आप। बीच में एक टेस्ट चार्ज रखा हमने Q0, इसके ऊपर का नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? ये टोटल डिस्टेंस अगर हमने L मान लिया, इसको अगर हमने Q1 मान लिया, ओके, Q1 मान लिया, इसको अगर हमने Q2 मान लिया, तो Q1 हमारा छोटा चार्ज होगा, L हमारा टोटल डिस्टेंस होगा बिटवीन टू चार्ज। तो छोटे चार्ज से x डिस्टेंस पर अगर आप चार्ज रखोगे तो वहां पर नेट फोर्स जीरो होगा, और उसका फॉर्मूला है x इज इक्वल टू √Q1 डिवाइडेड बाय √Q1 प्लस √Q2 इंटू L। और यहाँ याद रखना Q1 छोटा चार्ज रहेगा, Q1 छोटा चार्ज रहेगा, और x छोटे चार्ज से मेजर होगा। x जो डिस्टेंस होगा छोटे चार्ज से मेजर होगा। ठीक है, तो यहां पर x कितना होगा? देखो x इज इक्वल टू, छोटा चार्ज कौन सा है? 9e, तो √9e डिवाइडेड बाय √9e प्लस बड़ा चार्ज कितना है? 16e इंटू टोटल डिस्टेंस कितना है? 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो √e कैंसिल, 9 का स्क्वायर रूट 3, 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4 इंटू 70 सेंटीमीटर। ओके, तो 3 और 4 7, 7 ये 10 हो जाएगा, 10 इंटू 3 30 सेंटीमीटर। तो छोटे चार्ज से 30 सेंटीमीटर आप अगर आप रख दोगे
30 सेंटीमीटर फ्रॉम 9e, छोटे चार्ज से 30 सेंटीमीटर, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, बड़े चार्ज से 40 सेंटीमीटर, छोटे चार्ज से 30 सेंटीमीटर, बड़े चार्ज से 40 सेंटीमीटर। आंसर को प्रॉपर वेरीफाई करो। 30 सेंटीमीटर फ्रॉम 9e हो सकता है, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम 16e ये भी हो सकता है, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम 9e ये नहीं हो सकता। तो आंसर शुड बी बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन को अच्छे से देखना भी जरूरी होता है, ये नहीं कि आंसर आ गया कि फटाक से क्लिक कर ले, पूरे आंसर एक बार वेरीफाई कर लो। तो 30 सेंटीमीटर फ्रॉम 9e और 40 सेंटीमीटर फ्रॉम 60, दोनों आंसर हो सकते हैं, बोथ ए एंड बी। तो लॉजिक क्या है, दो चार्ज अगर सेम पोलैरिटी के होंगे तो उनके बीच में हम तीसरे चार्ज को रख सकते हैं जहां पर नेट फोर्स 0 हो सकता है, और छोटे चार्ज से उसकी दूरी अगर x मान ले तो उसका फॉर्मूला होता है √Q1 बाय √Q1 प्लस √Q2 इंटू L। दोनों चार्ज के बीच की दूरी होती है, ओके, ओरिजिनल जो डिस्टेंस है जहां पर दोनों चार्ज रखे हुए। तो ये हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। तो सेम पोलैरिटीज के लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया और अपोजिट पोलैरिटीज के लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया, और इसके प्रूफ लेक्चर नंबर 2 में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, बार बार एक्सप्लेन करके आपको बोर नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 2 देख लेना इसके प्रूफ के लिए। अब ये देखो, 2 पॉइंट चार्जेस 9q एंड प्लस q आर प्लेस 16 सेंटीमीटर अपार्ट। देखो एक चार्ज है प्लस 9q और दूसरा चार्ज है प्लस q, दे आर प्लेस्ड एट 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। वेयर शुड अ थर्ड चार्ज q प्लेस, तीसरा चार्ज q रखेंगे हम, तीसरा चार्ज प्लस q रखेंगे, तो दोनों की पोलैरिटी सेम है तो दोनों के बीच में हम रख सकते हैं, ओके। तीसरा चार्ज प्लस q, छोटे चार्ज से, अब यहाँ पे 9q है, q है, तो q छोटा चार्ज है, छोटे चार्ज से x के डिस्टेंस पे अगर आप रखोगे तो यहाँ पर नेट फोर्स 0 हो सकता है, इसको हम L मान के चलेंगे। छोटे चार्ज को हमें Q1 मानना होता है, बड़े चार्ज को हमें Q2 मानना होता है, ठीक है। तो छोटे चार्ज से जो डिस्टेंस x होता है, अगर दोनों की पोलैरिटी सेम है तो वो होता है √ऑफ छोटा चार्ज डिवाइडेड बाय √ऑफ छोटा चार्ज प्लस √ऑफ बड़ा चार्ज इंटू दोनों के बीच की दूरी, ओके। तो छोटा चार्ज कितना है बेटा, √ऑफ q, छोटा चार्ज कितना है, √ऑफ q, बड़ा चार्ज कितना है, √ऑफ 9q इंटू दूरी कितनी है दोनों के बीच की 16, तो √q कॉमन निकल के कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर रूट 3 इंटू 16, 3 और 1 4, 4 1 1, 4 4 16, 4 1 4, तो x कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। लेकिन कहां से, 4 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लस q, तो यहां से अगर 4 सेंटीमीटर आ गया तो ये कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। तो आंसर चेक करते हैं, क्या बोल रहा है, 4 तो है ही नहीं, तो आंसर डेफिनेटली 12 होगा। 12 सेंटीमीटर फ्रॉम 9q, 9q से 12 सेंटीमीटर, 9q से 12 सेंटीमीटर, तो 9q से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर नेट फोर्स 0 हो सकता है, ओके। मैं आपके लिए अच्छे से आराम से फिर से फॉर्मूले लिख देता हूं इक्विलिब्रियम के लिए। देखो दो चार्जेस हैं हमारे पास, ओके। हम मान लेते हैं Q1 हमारा छोटा चार्ज है, चलो हम क्या मान के चलते हैं, Q1 हमारा छोटा चार्ज है, Q1 छोटा चार्ज, छोटा चार्ज। अब आप बोलोगे सर इक्वल चार्ज होगा, तो अरे भाई इक्वल होगा तो मिडल में ही आ जाएगा ना फिर, ठीक है ना। Q1 छोटा चार्ज है, Q2 बड़ा चार्ज है, बड़ा चार्ज है, ओके। अब इसमें दो ऑप्शन है, एक सेम पोलैरिटीज, दोनों की पोलैरिटी सेम है, तो ये प्लस Q1 और ये प्लस Q2, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो L है। तो छोटे चार्ज से x डिस्टेंस पर यहाँ पर अगर आप नेट चार्ज या चार्ज रखोगे कोई Q0, तो यहाँ पर नेट फोर्स 0 हो सकता है। इसका शॉर्ट फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू √ऑफ छोटा चार्ज डिवाइडेड बाय √ऑफ छोटा चार्ज प्लस √ऑफ बड़ा चार्ज इंटू डिस्टेंस L, सिंपल। Q1 छोटा चार्ज होना चाहिए, और मान लो वो अपोजिट पोलैरिटी के है, अपोजिट पोलैरिटी के, मान लो ये प्लस Q1 है, ये माइनस Q2 है, और ये बड़ा वाला चार्ज है, ये बड़ा वाला चार्ज है, Q2 शुड बी ग्रेटर, ये माइनस ये प्लस, ऐसे भी चलेगा, कोई बात नहीं, ओके। तो माइनस छोटे चार्ज से अब दोनों के बीच में नहीं रख सकते, मान लो दोनों के बीच में आपने चार्ज रख दिया Q0, तो होगा क्या, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा और ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों फोर्स की डायरेक्शन एक ही हो जाएगी, तो नेट फोर्स वहां पर 0 नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके लेफ्ट में रख देंगे, किसको, यहां पर नहीं रख सकते Q0 को, यहां पर रख देंगे। तो ये जो दूरी है इसको हम मान के चलते हैं x, तो ये तो वही दूरी है कैपिटल L, लेकिन दोनों की पोलैरिटीज कैसी हैं, अपोजिट हैं। तो ये जो डिस्टेंस x है, अब कैसे, अब की बार कैसे कैलकुलेट होगा,
अंडर रूट ऑफ छोटा चार्ज डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ बड़ा चार्ज माइनस अंडर रूट ऑफ छोटा चार्ज इनटू L। तो ऐसे आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, पॉज करके अच्छे से फॉर्मूले नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो उससे भी बढ़िया एमसीक्यू बेटा। अब ये ऐसे एमसीक्यू है जो कि लेंदी नहीं है, टाइम लेने वाले भी नहीं है, लेकिन इसकी लैंग्वेज समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पढ़ते वक्त, सवाल पढ़ते वक्त अगर आप लैंग्वेज को इग्नोर करेंगे तो आंसर 100% गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, क्या बोल रहा है? अ पॉइंट चार्ज Q1 एक्सर्ट फोर्स F अपॉन अनदर पॉइंट चार्ज Q2। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज Q1 है, दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है। क्या बोल रहा है? अ पॉइंट चार्ज Q1 एक्सर्ट फोर्स F ऑन अनदर चार्ज Q2। तो ये चार्ज इस चार्ज को इधर ढकल रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। पहला चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स डाल रहा है, या फिर ऐसे मान लो ये चार्ज इसको इधर ढकल रहा है। फिर आप क्या किया? ओके, इफ अ थर्ड चार्ज Q3 बी प्लेस क्वाइट क्लोज टू Q2 के नजदीक एक चार्ज हमने रख दिया Q3, बहुत नजदीक रख दिया, चलो मान लेते हैं यहां पर रख दिया, यहां पर रख दिया। ओके, Q3 रख दिया तो होगा क्या? ये इसको भी ढक लेगा, उसको बोलेंगे फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू 1। ओके, अब क्या बोल रहा है? कॉइल क्लोज। ओके, देन द फोर्स दैट चार्ज Q1 एक्सर्ट ऑन Q2, मतलब इस चार्ज को यहां पर रखने से ये इस पर ये फोर्स लगाएगा। तो क्या इस फोर्स के वजह से इसमें कुछ चेंज आएगा क्या? पहले ये कितना था? F। तो इस चार्ज के रखने की वजह से इन दोनों के रिलेशन खराब होंगे क्या? नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? दो चार्ज के बीच का फोर्स तीसरे चार्ज की वजह से इफेक्ट नहीं करता। नेट फोर्स चेंज होगा, नेट फोर्स इसके ऊपर का चेंज होगा, लेकिन इन दोनों के बीच का फोर्स इन दोनों के वजह से चेंज नहीं होगा। तो पहले फोर्स कितना था? F, अभी भी फोर्स कितना रहेगा? F ही रहेगा, ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा। इस चार्ज के वजह से इन दोनों के बीच का ये जो फोर्स F है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिंपल है, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, तो तीसरा चार्ज या चौथा चार्ज रखने की वजह से या कितने भी चार्ज रखने की वजह से दो चार्ज के बीच का फोर्स चेंज नहीं होगा। ठीक है, ओके, तो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, या फिर इसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में लेक्चर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सवाल है। अब क्या करना, ये सारे सवाल पॉज करके खुद से ट्राई करना, या फिर सॉल्यूशन हो जाने के बाद, समझने के बाद फिर से एक बार ट्राई कर लेना, आपको बहुत ही ज्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, आराम से समझो। टू सिमिलर स्फीयर हैविंग चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q चार्ज आर प्लेस इन अ सर्टेन सेपरेशन, F फोर्स एक्ट्स बिटवीन देम। ओके, दो स्फीयर है छोटे छोटे, एक पे चार्ज रखा हुआ है प्लस Q, दूसरे पे माइनस Q, सर्टन सेपरेशन पे मान लेते हैं, वो सेपरेशन है R। ओके, तो अपोजिट चार्ज होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एंड दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज F। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। F इज इक्वल टू K, इसका चार्ज Q, इसका चार्ज Q डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो क्या आ गया? K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, एंड दिस फोर्स विल बी द अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, अब उसके बाद if another charge plus Q kept in the middle of them, okay, force on it will be। तो हमने क्या किया, अब यही सिचुएशन थी, ये चार्ज था प्लस Q, ये दूसरा चार्ज था माइनस Q, सेम सिचुएशन, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने लिया था R। तो हमने क्या किया, इसके मिडल में एक तीसरा चार्ज रख दिया, प्लस Q रख दो, कोई बात नहीं, प्लस Q। तो ये जो सेपरेशन है ये कितना हो जाएगा? दिस सेपरेशन इज R/2, और ये सेपरेशन कितना हो जाएगा? R/2। ऐसा क्यों? बिकॉज हमने ये जो तीसरा चार्ज रखा दोनों के मिडल में रखा। तो क्या बोल रहा है, इसके ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स कितना और किधर होगा? इसके ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स कितना और किधर होगा? कोई बात नहीं, देखो हम होगा क्या, ये प्लस Q चार्ज इस प्लस Q को अपने से दूर ढक लेगा। ओके, इस फोर्स को हम मान लेते हैं F1।
और ये माइनस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस फोर्स को हम मान लेते हैं F2। तो दोनों की डायरेक्शन कैसे हो गई? सेम। तो नेट फोर्स क्या होगा? दोनों का एडिशन। नेट फोर्स क्या होगा? दोनों का एडिशन। तो इस चार्ज प्लस क्यू के ऊपर जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी F1 प्लस F2। F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2। तो F1 कितना होगा? F1 क्या है? ये प्लस क्यू चार्ज जितने फोर्स को इसको रिपेल कर रहा है वो चार्ज। कैसे पता करोगे? K, पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज Q, लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R/2। तो R/2 का स्क्वायर प्लस, अब हमने डायरेक्शन ली है तो डायरेक्शन लेने के बाद विथ साइन चार्ज रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने डायरेक्शन लिए, पहला फोर्स इधर है, दूसरा फोर्स, अब दूसरा फोर्स F2 कैसे लोगे? K, पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज भी Q ही लेना, बिकॉज हमने डायरेक्शन अज्यूम की है, ऑलरेडी अज्यूम की है। ये अट्रैक्टिव है ना, तो डायरेक्शन हमने ले ली है, तो माइनस डबल रखने की जरूरत नहीं। फिर से इसमें माइनस मत रख देना। क्यों मत रखना? बिकॉज इस माइनस के वजह से इस पे क्या इफेक्ट होगा? ये अट्रैक्ट करेगा। इस प्लस के वजह से इस पे क्या इफेक्ट होगा? ये रिपेल करेगा। तो हमने डायरेक्शन ऑलरेडी ले चुके हैं, तो फिर से इसमें निगेटिव भी और डायरेक्शन भी ऐसे ऐड मत कर देना। अब देखो, पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर भी R/2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, ये ऊपर चला जाएगा। 4KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर प्लस ये भी क्या हो जाएगा? 4KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर। तो KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? F। तो यहाँ पर F रख दो और यहाँ पर F रख दो। 4F प्लस 4F 8F। मैग्नीट्यूड कितनी आएगी? 8F। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी? टुवर्ड्स माइनस Q। तो 8F टुवर्ड्स माइनस Q, 8F टुवर्ड्स माइनस Q। सिंपल, 8F फोर्स टुवर्ड्स माइनस Q एक्ट होगा। अब इसको ऐसे भी कर सकते थे आप, इतना सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। क्या किया आपने? एक प्लस Q और एक माइनस Q चार्ज है, इसके बीच में एक चार्ज रख दिया जो कि प्लस Q है। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी? ये प्लस Q को ये माइनस Q अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस Q को ये प्लस Q रिपेल करेगा। तो डायरेक्शन हमेशा किधर रहेगी? माइनस Q के तरफ। तो ये क्या बोल रहा है? टुवर्ड्स प्लस Q नहीं हो सकता, टुवर्ड्स प्लस Q नहीं हो सकता, जीरो तो नहीं हो सकता, तो बचा क्या? टुवर्ड्स माइनस Q। तो ऐसे भी आप इसको टिक कर सकते हो, टाइम सेव हो जाएगा आपका। ठीक है, कैसे भी करो, पूरा सॉल्व करो या शॉर्टकट से करो। समझ में आया? ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली थी कि माइनस भी और डायरेक्शन भी दोनों चीजें एक ही प्रॉब्लम में यूज मत करना। जहां पर माइनस यूज कर रहे हो वहां पर डायरेक्शन मत यूज करना। तो सिंपली आसान क्या पड़ेगा आपको? डायरेक्शन यूज करो, प्रैक्टिकली उसको देखो किधर एक्ट हो रहे हैं। सेम डायरेक्शन में हो रहे तो ऐड करो, और सेम डायरेक्शन में है आप ऐड कर रहे हो तो फिर से उसमें माइनस मत ले लेना। ठीक है ना? तो आप प्रैक्टिकली उसको समझो, और सेम डायरेक्शन में होंगे तो एडिशन करो, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो सब्सट्रैक्शन करो। अपोजिट डायरेक्शन में है आप सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, और फिर से अगर आप चार्ज विथ साइन रख रहे हो तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। नाउ लेट अस सॉल्व द न्यूमेरिकल नंबर 19। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, और ऐसा एक न्यूमेरिकल जहां पर ग्रेविटी थी हम लेक्चर नंबर 2 में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल नंबर 19 क्या बोल रहा है? 2 स्मॉल स्फीयर ईच हैविंग चार्ज प्लस Q आर सस्पेंडेड बाय इंसुलेटिंग थ्रेड। क्या बोल रहा है? एक यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट है, तो इस रिजिड सपोर्ट से हमने क्या किया? 2 थ्रेड ऐसे सस्पेंड किए, और उस पर छोटे से छोटे छोटे बॉल अटैच है, और इन बॉल पे क्या दिया गया है? प्लस चार्ज दिया गया है। ओके, 2 स्मॉल स्फीयर ईच हैविंग चार्ज प्लस Q। इस पे भी चार्ज प्लस Q है, इस पे भी चार्ज प्लस Q है। ओके, दोनों पे चार्ज प्लस Q है, प्लस Q और प्लस Q। ये थ्रेड की जो लेंथ है उन्होंने दी है कैपिटल L, हैविंग ओके लेंथ L फ्रॉम द हुक। ये हुक से इसको हमने क्या किया? सस्पेंड किया। सपोज दिस इज अ हुक। ठीक है, दिस अरेंजमेंट इज टेकन वेयर देयर इज नो ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब वहां पर ग्रेविटी नहीं है, मतलब वेट 0 होगा। इनका वेट कितना होगा? 0 होगा। दे आर वेटलेस। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम एंड टेंशन इन द थ्रेड विल बी। तो ग्रेविटी अगर नहीं होगी तो ये स्फीयर इसको रिपेल करेगा, और ये स्फीयर इसको रिपेल करेगा, और इनके रिपल्शन की वजह से ये स्फीयर ऐसे मूव होने लगेंगे। तो जब भी ये मूव होने लगेंगे तो यहाँ पर तो ग्रेविटेशनल फील्ड है ही नहीं, तो नीचे की तरफ इनको रुकाने वाला कोई फोर्स एक्ट होगा क्या? नहीं होगा। अगर ग्रेविटी होती तो यहाँ पे इसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होता, जो कि इसको आगे जाने से रोकता। लेकिन यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस है,
तो m इंटू जी 0, तो ये 0 आ जाएगा, नीचे कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस तक आगे बढ़ जाएंगे। ये जो थ्रेड है ये ऐसे हो जाएगा और ये दूसरा वाला थ्रेड ऐसे हो जाएगा, ये मेरा प्लस क्यू चार्ज और ये मेरा प्लस क्यू चार्ज, तो जहां तक रिपेल कर सकते हैं वहां तक ये दूर चले जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, तो ये दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। तो थीटा 180 डिग्री हो सकता है, तो ये आंसर गलत होगा, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो थीटा 180, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है 180 डिग्री, ओके। तो नाउ दिस डिस्टेंस इज माय L एंड दिस डिस्टेंस इज माय L। तो इस थ्रेड में टेंशन इधर एक्ट करेगा, टेंशन इज ऑलवेज एक्ट दूर, पॉइंट से दूर एक्ट होता है, इस स्ट्रिंग में इधर टेंशन एक्ट करेगा, और इधर कौन सा फोर्स एक्ट होगा, कूलोम्ब्स फोर्स, कूलोम्ब्स फोर्स, ओके। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, टेंशन इन द थ्रेड इज इक्वल टू कूलोम्ब्स फोर्स। इस स्फीयर के ऊपर इधर कूलोम्ब्स फोर्स एक्ट करेगा, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा, और टेंशन इधर होगा, टेंशन इधर होगा, थ्रेड के अंदर टेंशन इधर होगा, टेंशन इज इक्वल टू कूलोम्ब्स फोर्स। तो कूलोम्ब्स फोर्स कैसे पता करोगे, K इंटू पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज Q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, L प्लस L, 2L का स्क्वायर होगा, 2L का स्क्वायर होगा, और K की वैल्यू क्या होगी, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय 2L का स्क्वायर। तो कहाँ पर है, 1 डिवाइडेड बाय Q स्क्वायर बाय 2L स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है, Q स्क्वायर बाय 2L का स्क्वायर, देखो कैसे कंफ्यूज कर रहे हैं, 2L होल स्क्वायर ब्रैकेट है फिर वो, तो ये आंसर है उसका, ये तो नहीं हो सकता, समझ में आया। अगर यहाँ पर ग्रेविटी होती तो ये इतना दूर नहीं जाते, ये कैसे हो जाते, कुछ ऐसे अरेंज हो जाते, देखो ये ऐसे अरेंज हो जाते, हमने पढ़ा है ये लेक्चर नंबर 2 में, ऐसे अरेंज हो जाते। फिर हम इसका इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, नीचे की तरफ इसका वेट आता है mg, फिर इधर इसका टेंशन आ जाएगा T, फिर इस टेंशन को हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में, इधर कूलोम्ब्स फोर्स आएगा Fc, तो ये सेमी वर्टिकल एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा T कॉस थीटा, ये हो जाएगा T साइन थीटा, ऐसा कुछ हमने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर mg ही नहीं है, mg ही नहीं है, तो ये रुकेगा ही नहीं, ये रिपेल होते 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 होते, इस मान लो ये ऐसे थ्रेड है, ये ऐसे थ्रेड है, ये ब्लैक वाले चार्जेस हैं, तो इनकी वजह से रिपेल होते 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 ये ऐसे हो जाएगा, मैक्सिमम रिपल्शन के पोजीशन पे ऐसे हो जाएंगे, ओके। तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, और फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इसकी लेंथ L, इसकी लेंथ L, तो टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच का सेपरेशन 2L हो जाएगा, 2L का होल स्क्वायर। तो इस तरह से दोनों के बीच का टेंशन आएगा। अब जितना कूलोम्ब्स फोर्स होगा उतना ही स्ट्रिंग के अंदर टेंशन डेवलप होगा, ठीक है, समझ में आया बेटा, ओके, समझ गए आपको ये बात, समझ लग रही बात ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, MCQ नंबर 18 को सॉल्व करेंगे बेटा, आराम से देखो समझो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये भी। क्या बोल रहा है, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज जिनका साइज बहुत छोटा है, 2 पॉइंट चार्ज है, मान लो, और इस पे चार्ज है प्लस Q और इस पे भी चार्ज है प्लस Q, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर, मतलब ये कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। इसको अगर मैं सेंटीमीटर में लिखूं तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर इनको दूर रखा है। नाउ द पॉइंट चार्जेस आर रिप्लेस्ड बाय द कंडक्टिंग स्फीयर, वेरी इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। स्फीयर कैसे यूज किया हमने, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस 5 सेंटीमीटर के स्फीयर यूज किए हमने, ये एक स्फीयर हो गया, ये दूसरा स्फीयर हो गया, ठीक है, एंड दे आर प्लेस 0.1 मीटर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, तो इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेडियस कितनी है बेटा, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो एक दूसरे को टच करेंगे, ऑलमोस्ट टच करेंगे। तो अब कैसे होगा, ठीक है, द फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी, तो मान लो ये प्लस चार्ज अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, ऐसा पूरा इसको दे दूं, ये प्लस Q चार्ज और ये प्लस Q चार्ज अगर इसको दे दूं मैं, तो द स्फीयर्स आर कंडक्टिंग, तो कंडक्टिंग होने के कारण क्या होगा, ये प्लस चार्ज को रिपेल करेगा, और रिपेल करके सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, इस स्फीयर के ऊपर का पूरा पॉजिटिव चार्ज इधर जमा हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ कंडक्टर, और इस स्फीयर का पूरा पॉजिटिव, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को ढक लेंगे ना, रिपल्शन होगा, ये इधर चला जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज सारे दूर चले जाएंगे। तो अब सिचुएशन देखो, यहां पर क्या था, फोर्स F के लिए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर था, ये चार्ज और ये चार्ज, टोटल चार्ज 10 सेंटीमीटर पे था, लेकिन यहां पर 10 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस होगा,
तो ये चार्ज है मेरा Q और ये चार्ज है मेरा Q। तो दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़, ये देखो इतने से बढ़ गया है, डिस्टेंस बढ़ गया। जब डिस्टेंस बढ़ जाता है दो चार्ज के बीच का तो फोर्स कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर फोर्स F होगा तो डेफिनेटली इस सिचुएशन में फोर्स F से कम होगा, तो फोर्स विल डिक्रीजेस। सेम तो नहीं हो सकता, इंक्रीज तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या सर ये हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज न्यूमर डिनोमिनेटर छोटा है, ये क्या आएगा 1.1 F आएगा। इसका मतलब ये भी क्या बढ़ रहा है? बढ़ रहेगा, बढ़ तो सकता ही नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पर इतने ही एमसीक्यू हम करेंगे। आई होप 21 एमसीक्यू हो गए। तो यहाँ पर होता है लेक्चर नंबर 3 खत्म। लेक्चर नंबर 2 को बहुत अच्छे से देख लेना, लेक्चर नंबर 1 को भी अच्छे से देख लेना। वो दो लेक्चर देखने के बाद ही एमसीक्यू आपको समझ में आएंगे। अब इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। जल्दी मैं लेक्चर लेकर आऊंगा। कीप स्टडीइंग, बेस्ट ऑफ लक।